हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 29 अगस्त ट्यूसडे को जो आर्टिकल्स हम लोगों ने लिए हैं वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के हैं। मेजॉरिटी आर्टिकल आज द हिंदू के हैं। इंडियन एक्सप्रेस से सिर्फ एक आर्टिकल लिया है जो कि शिव शक्ति, तिरंगा और जवाहर स्थल, हाउ आर साइट्स ऑन द मून नेम्ड। ये आर्टिकल एक्सप्लेन्ड में आया हुआ है, इसको हम कवर करेंगे। उसके अलावा ओल्ड टाइज इंडो ग्रीक रिलेशन के ऊपर एक पूरा मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर किया है हम लोगों ने। कैसे मेंस में आपको इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, सारी बायलैटरल जो भी रिलेशन होंगे उसके लिए एक ढांचा बना तैयार किया है, फ्रेमवर्क तैयार किया है, और उसी तरीके से आप जो है बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड विनर नीरज चोपड़ा के बारे में है एक आर्टिकल। इसमें हम लोग सिर्फ स्टैटिक पोर्शन की बात करेंगे। ये आपके लिए यूपीएससी के लिए तो उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस और जितनी छोटी एग्ज़ाम होगी उसमें काम आएगा। उसके अलावा एक G20 के ऊपर आर्टिकल आया है, एट दिल्ली समिट डिमॉन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप। और एक लास्ट आर्टिकल है, वाई वॉज द WFI सस्पेंडेड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी कोचिंग ने सजेस्ट किया था इसलिए हम लोगों ने इसे कवर किया है। कुछ भी हम छोड़ते नहीं हैं, सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। प्री एस्पेक्ट, मेंस एस्पेक्ट जो मिस हो रही है वो है आप लोगों के लाइक्स और सब्सक्राइब। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर कंटेंट आपको देने की हम कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है आज का वो है गोल्ड विनर। द हिंदू में ये आर्टिकल आया हुआ है और रिसेंटली आप देख रहे हैं 2021 में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में, 2023 में आए थे। अगले साल आएंगे, बिल्कुल आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ऑल्टरनेट ईयर्स में आ रहे हैं लेकिन अगले साल भी आ सकता है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे तो आ सकते हैं। लेकिन गोल्ड विनर की बात करते हैं सबसे पहले। ये आपको स्टेट पीसीएस में ज़रूर काम आएगा, इसलिए भी मैंने लिया है क्योंकि स्टेट पीसीएस के जो स्टैटिक है एक क्वेश्चन 100% आपको इससे दिख जाएगा। ठीक है, क्या है बेसिकली, शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा स्क्रिप्टेड अनदर ग्लोरियस चैप्टर बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन टू सिक्योर अ गोल्ड इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन बुदापेस्ट ऑन संडे। तो जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसमें इंडिया ने पहला गोल्ड जीता है फाइनली। कहाँ पर हो रही थी ये? बुदापेस्ट में। बुदापेस्ट क्या है, कहाँ की कैपिटल है? हंगरी की कैपिटल है। तो हंगरी में हो रहा है, कंट्री में, जो कि यूरोप की कंट्री है। बुदापेस्ट कैपिटल में होस्ट किया गया है। पहला गोल्ड जीता है किसने? नीरज ने। नीरज चोपड़ा क्या खेलता है? जेवलिन थ्रो। ठीक है, तो ये WAC 2022 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था। ठीक है, जो कि यूजीन में हुआ था। आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर स्टेट में है तो ये वाला पूछ सकता है, लेकिन अगर कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होगी तो उसमें हो सकता है 2022 का पूछ ले। और इसके अलावा WAC का ये इंडिया का थर्ड मेडल है। मतलब एक मेडल इसके पहले किसने जीता था? अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था, जो कि लॉन्ग जंप में जीता गया था और 2003 में जीता गया था। मतलब सोचो 20 साल बाद जो है इंडिया को मेडल मिल रहे हैं, और ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज़ लेके आई थी ये। तो बेसिकली इंडिया की जो मेडल टैली है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, और नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई कर लिया है अगले साल ओलंपिक्स के लिए। होपफुली इंडिया का एक गोल्ड जो है अगले साल कंफर्म है, जो कि जेवलिन में मिल सकता है। बस इतनी सी सिंपल सी न्यूज़ थी, स्टैटिक न्यूज़ थी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ होस्ट हो रहा है, किसको गोल्ड मिला है, ये सब चीज़ें आपको आ सकती है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ओल्ड टाइज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और GS2 मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए हम पूरा क्वेश्चन फ्रेमवर्क कैसा लिखना होता है, आंसर वो प्रिपेयर करेंगे। कोई भी बायलैटरल रिलेशनशिप आए, आपको एक सेट ऑफ फॉर्मेट है उसमें लिखना होता है, आपके लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि इतनी सारी कंट्री है, किसका कितना याद रखोगे। तो एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे अपन। उसके अलावा अपन जो है बात करेंगे इंडो ग्रीक रिलेशनशिप की, जो कि इस आर्टिकल में दिया हुआ है। इंडो ग्रीक रिलेशनशिप हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा उस फ्रेमवर्क का। समझ में आया क्या? अब शुरुआत करते हैं आर्टिकल। तो बेसिकली आर्टिकल न्यूज़ में आया क्यों है? क्योंकि 40 साल बाद इंडिया का कोई प्रधानमंत्री जो है ग्रीस में विज़िट किया है। कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो कि लौट रहे थे ब्रिक्स समिट से, जो कि जोहान्सबर्ग में हो रहा था। वहाँ से लौटते हुए ग्रीस में विज़िट किया उन्होंने। ऐसा 40 साल बाद हुआ है। इसके पहले 1983 में इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ग्रीस विज़िट किया था। तो 40 साल के गैप के बाद आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके SSC और जितने भी छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं, RRB, RBI वगैरह वगैरह, सब में आपसे पूछ सकता है। ग्रीस बेसिकली यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और मेडिटेरियन सी से लगी हुई है। ये 3 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा, उसमें भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम।
हमारा जो फ्रेमवर्क है इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप या XYZ कोई भी कंट्री हो, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा फैंसी सी चीज़ें लिखेंगे कि इंडिया और ग्रीस का रिलेशन बहुत जन्म जन्मांतर का है, बहुत पुराना है, टेस्टेड है, इस तरीके की चीज़ें। उसके बाद एरिया ऑफ कन्वर्जेंस। एरिया ऑफ कन्वर्जेंस मतलब जहाँ दोनों के व्यूज़ मिल रहे हैं इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कन्वर्जेंस, और जहाँ दोनों के व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं उसको बोलते हैं एरिया ऑफ डाइवर्जेंस। जैसे कि कुछ एरिया है, जैसे बोल सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में ग्रीस चाहता है शांति हो, और मेडिटेरियन सी और इंडो पैसिफिक दोनों लगा हुआ है, स्विस कैनाल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए इंडो पैसिफिक में क्या चाहते हैं कि शांति हो, दोनों का एरिया ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। अब एरिया ऑफ डाइवर्जेंस की बात करें तो अब G4 की बात कर सकते हैं, या UNSC में जो परमानेंट हम चाहते हैं कि हमें परमानेंट सीट मिले, उसके जो है खिलाफ है ग्रीस क्या चाहता है कि टेम्परेरी सीट्स ज़्यादा की जाए, और इंडिया चाहता है कि परमानेंट सीट्स ज़्यादा की जाए। तो इंडिया कहाँ उस एरिया में डाइवर्जेंस है और इस एरिया में कन्वर्जेंस है। समझ में आया कि डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का मतलब। अब उसके बाद कुछ डायमेंशंस होते हैं जो आपको लिखना होता है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, ठीक है। जियोपॉलिटिकल क्या कन्वर्जेंस है, कौन कौन से मुद्दे पे हम लोग जियोपॉलिटिकली एक दूसरे से अलाइन है। दूसरा ट्रेड और कॉमर्स, टूरिज़्म, ये हो गया। थर्ड पॉइंट ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इस पर्टिकुलर उसमें माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला माइग्रेशन हो गया। फोर्थ आर्टिफैक्ट्स रिस्टोरेशन, एक पॉइंट जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के हिसाब से होता है, इस केस में आर्टिफैक्ट रिस्टोरेशन है। फिफ्थ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कई तरह की हो सकती है, एनर्जी सिक्योरिटी हो सकती है ना, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो सकती है, तो फूड सिक्योरिटी हो सकती है। अलग अलग कंट्री से ऐसी सिक्योरिटी के कई डायमेंशंस हो सकते हैं। तो इस तरह के डायमेंशंस में आपको आंसर लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि इश्यूज़ क्या क्या हैं पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बीच में। आपको स्पेसिफिक इशू पता होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी उनके बारे में पढ़ा है तो बन जाएगा आपसे। कंक्लूजन में आपको सम अप करना है कि पूरे रिलेशन क्या हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं जिसे डील करना है, ताकि बेस्ट से बेस्ट जो है रिलेशनशिप बन सके। एकदम एकदम जो है आइडियल सा कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। अब शुरू करते हैं हम किससे, आर्टिकल से, इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप, जो कि पर्टिकुलरली है ना, इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप की हम बात करेंगे और इंट्रोडक्शन से हम चालू करेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में मेन चीज़ क्या आएगी, सबसे पहले तो ये आएगा कि इंडिया का जो रिलेशन है वो ग्रीस से बहुत पुराना है ना। किस ज़माने से, अलेक्जेंडर के ज़माने का रिलेशन है। अगर आपको याद होगा तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उस समय जो है हाई कमीशन एक दूसरे के विज़िट किया करते थे, है ना। इंडिया में कौन था हाई कमीशन जो विज़िट किया था, मेगास्थनीस, अगर आपको याद होगा। तो इस तरीके का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, अगर ये आपका क्या हो जाएगा, हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत सारे ओल्ड टाइज़ हैं। उसके अलावा आपको मॉडर्न में लिखना है कि हमारा जो मॉडर्न रिलेशनशिप है वो किस पे बेस्ड है, डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, कॉमन कमिटमेंट टू वर्ल्ड डेवलपमेंट पे बेस्ड है। इस तरीके की लाइनें लिखनी है, ठीक। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ कन्वर्जेंस, जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की बात करते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा पूरे आर्टिकल में, ठीक है। क्या है जियोपॉलिटिक और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। जो ग्रीस है वो पिक्स कंट्री में आता था, ठीक है। पिक्स कंट्री में क्या हुआ था, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गए थे, और बहुत कंट्री जो है बहुत सारे इंडेप्टनेस में फंस गई थी। अभी रिसेंटली ग्रीस इससे बाहर निकली है। तो ग्रीस जो है बेसिकली वंस ओवर इंडेप्टनेस टू चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, ग्रीस वांट टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन। चाइनीज़ के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण इंडेप्ट हो गई थी, अब क्या चाहते हैं वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया से बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए तो व्यू किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम, ग्रीस के पर्सपेक्टिव से पहला देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इंडिया का। इंडिया के लिए जो है क्या सिग्निफिकेंस है, टू बैलेंस टर्की बिकॉज ऑफ अंकारा स्टैंड ऑन कश्मीर। ये हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे क्या हुआ है। बेसिकली जो अंकारा टर्की है वो OIC प्लेटफॉर्म पे या बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कश्मीर जो डिस्प्यूट है, जो कि बायलैटरल मुद्दा है, किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये हम लोगों का मुद्दा है, हम लोगों का मुद्दा है, तो हम खुद सुलझाएंगे, कोई तीसरी पार्टी को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बार बार टर्की जो है कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, कश्मीर में ये दिक्कत हो रही, कश्मीर में वो, इस तरीके की चीज़ें जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बोल रहा है, और ये इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब इंडिया ग्रीस के साथ रिलेशन क्यों बना रहा है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, टर्की को थोड़ा शांत करना चाहता है। लेकिन वो शांत कैसे करेगा, क्योंकि ग्रीस और टर्की के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है, ईगन जो आइलैंड है, ईगन सी है बेसिकली, एगन सी,
वहाँ पर चल रहा है। दोनों के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। अब इंडिया जो है क्या कर रहा है, ग्रीस के साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है और एक बार्गेनिंग चिप मिल जाएगी। अगर जो है टर्की बोलेगा कश्मीर को लेके तो इंडिया सपोर्ट किसको करेगा, ग्रीस को। तो ये जो है शांत करने के लिए बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर करने की जो तरीके हैं ये वो है। इसलिए रिसेंटली ग्रीस इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट बन गया है। अगर टर्की इतना नहीं बोलता तो ग्रीस की शायद ये विजिट भी ना होती। समझ में आ गया। उसके अलावा अगर अब हम थर्ड वाला पॉइंट पे बात करें, ये हो गया हमारा क्या, जियो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हो गया। ट्रेड और कॉमर्स की बात करें तो $2 बिलियन का ट्रेड है, केवल $2 बिलियन का ट्रेड है, जो कि कम है। ये आपका इशू में आ जाएगा। दूसरा चीज़, ट्रेड की एक और बात करें तो ईयू में जो है गेटवे बनना चाहता है कौन, ग्रीस, ताकि ट्रेड बढ़ सके। गेटवे का मतलब क्या है, ईयू गेटवे का, इसके पहले जब ब्री एग्जिट नहीं हुआ था तो ईयू में इंडिया की जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो किसके थ्रू होता था, ब्रिटेन के थ्रू। मतलब ब्रिटेन में हमारी जितनी भी कंपनियां थी वो गुड्स बना रही थी, और वही गुड्स, क्योंकि ईयू पूरा कॉमन मार्केट है, कॉमन एरिया है, तो अगर एक जगह भी प्रोड्यूस हो रहा है तो सारी जगह ईजिली सीमलेस गुड का क्या होगा, फ्लो हो सकेगा, ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। लेकिन अब ब्रिटेन चला गया है और हमारी सारी कंपनियां अब ब्रिटेन में हैं। तो हर कंट्री, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब क्या चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लगाओ, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, आप कंपनियाँ हमारे यहाँ सेटअप करो। तो ग्रीस भी क्या बनना चाहता है, गेटवे बनना चाहता है, हमारे यहाँ सारी चीज़ें सेटअप करो और हमारे थ्रू ही सारी चीज़ें जो है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज दिए जाने चाहिए पूरे ईयू में। पूरे ईयू में इंडिया के गुड्स किसी एक जगह भी बना दिए तो वो पूरा क्या है, पूरा फ्री ट्रेड एरिया है, तो कहीं पर भी कोई ट्रेड कस्टम ड्यूटी तो लगेगी नहीं। तो एक जगह से अगर बना दिए तो सारी जगह आराम से जो है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए इंडिया के लिए ईयू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और ग्रीस बोल रहा है कि हम आपका जो बायलेटरल ट्रेड है, बायलेटरल फ्री ट्रेड है, उसको करने में भी हम मदद करेंगे, कॉपरेट करेंगे। तो ये हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। माइग्रेशन का जो मुद्दा है, माइग्रेशन का मुद्दा क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंडिया का सारी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री के साथ माइग्रेशन का इशू है। जो हमारे यहाँ स्किल्ड लोग हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें इजीली जॉब मिल जाए और जॉब के लिए उन्हें वीज़ा का दिक्कत ना आए। तो हम हमेशा ये जो माइग्रेशन वाला मुद्दा है, जितनी भी वेस्टर्न कंट्री के साथ होगा, उसका एक फ्रेमवर्क बनाना चाहेंगे। और इंडिया ने एक फ्रेमवर्क साइन किया है रिसेंटली, एक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किया है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा है आर्टिफैक्ट्स रिस्टोरेशन। ठीक है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है। क्यों स्पेसिफिक पॉइंट है कि इंडिया एंड ग्रीस वंस प्लंडर्ड बाय colonial powers have also held discussion on restoration of artifacts. They may have common cause in pushing legislation through UNESCO to restore some of their historical property. तो कॉलोनियल पावर का जो है बहुत तरीके से प्लंडर किया गया है इंडिया को, है ना। जितने भी, ग्रीस भी पहले कॉलोनी रह चुका है, इंडिया भी कॉलोनी रह चुका है, तो अपने यहाँ से बहुत सारे जो एंटिकेटिक, जो पुराने जो चीज़ें हैं, जो अपने ओल्ड आर्टिफैक्ट्स हैं, वो सारे दूसरी जगह आपको मिलेंगे, है ना। अगर आप तुम ब्रिटेन में जो है म्यूज़ियम में जाके देखो तो सारी नायाब चीज़ें, इवन डायमंड भी जो है ब्रिटेन में ही है, तो हमारी सारी नायाब चीज़ें वहीं पर है। उन सबका रीस्टोरेशन, उन सबको वापस करने के लिए यूएन में कॉमन जो है लेजिस्लेशन ला सकते हैं यूनेस्को में, ताकि हमें जो है हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी वापस मिल सके। ये स्पेसिफिक है इंडिया ग्रीस के रिलेशनशिप में। ये जो फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में, हर कंट्री के बीच में नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है बन गई है। किसके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर दिया है। जब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बेसिकली हम सिक्योरिटी जो है वो पार्टनरशिप की बात करते हैं। सिक्योरिटी, हम दोनों एक दूसरे का जो कन्वर्जेंस है वो सिक्योरिटी में सेम है, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ हमने क्या किया है, जो एनएसए लेवल की बैठक है उसको फॉर्मलाइज कर दिया। मतलब हर साल एक ना एक बार या हर दूसरे साल में दोनों के एनएसए मिलेंगे, बातचीत करेंगे। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो पार्टनरशिप हो गई वो सिक्योरिटी वाली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जाती है। समझ में आया क्या। उसके अलावा सिक्योरिटी में और क्या है, सिक्योर इंडो पैसिफिक एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन एरिया, ये आपका जो है सिक्योरिटी में कन्वर्जेंस इशू हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे जो इश्यूज़ हैं। एब्सेंस ऑफ हाई लेवल कांटेक्ट, 40 साल में कोई पीएम जो है इंडिया से गया नहीं, तो हाई लेवल जो कांटेक्ट है वो उतने ज़्यादा है नहीं हमारे। उसके बाद लो ट्रेड वॉल्यूम्स, ऑब्वियसली वॉल्यूम बहुत कम है, $2 बिलियन इतना ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं। उसके बाद लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी टू डील विद इशूज़ लाइक माइग्रेशन। ठीक है, अभी तक की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी माइग्रेशन के लिए, लेकिन अभी साइन किया गया है। इसके अलावा आपको फिर लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, जिसमें आप पूरा जो है सम अप कर
सकते हैं, है ना, इस तरीके की लाइन लिख सकते हैं कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी और फर्स्ट डेमोक्रेसी दोनों मिलके एक कॉमन पीसफुल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जो दुनिया के लिए पीस इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। दैट्स इट। इस तरीके की जो आइडियल सी लाइन होती है आपको लिखना होता है। ये आपका सेकेंड आर्टिकल हो गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है शिव शक्ति तिरंगा जवाहर स्थल, हाउ आर द साइट्स ऑन द मून नेम्ड। ये आर्टिकल आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि शायद ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएँ, या फिर आए भी तो 5-10 साल बाद आए जब आप भूल जाओ। लेकिन अभी के लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स में। लेकिन सेम चीज़ आपके लिए नाम कहाँ कैसे पड़ा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में, क्योंकि साइक्लोन के ऊपर नाम कैसे पड़ा 2 बार क्वेश्चन आ चुका है रिपीट में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं शिव शक्ति तिरंगा और जवाहर स्थल के बारे में। कहाँ पर ये हैं, तो शिव शक्ति रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल लैंड करा है जहाँ पर हमारा लैंडर, उस पॉइंट पे को नाम दिया है शिव शक्ति। चंद्रयान 2 जो कि लैंड क्रैश हो गया था लैंडर हमारा, उस फुटप्रिंट उस एरिया को जो है नाम दिया गया है तिरंगा। और जवाहर स्थल जो कि चंद्रयान 1 मिशन था, जो कि ऑर्बिटर मिशन था, लेकिन उसमें से एक इम्पैक्ट प्रोब की गई थी जो कि गिरी हुई थी, फॉल हुई थी, और जिस दिन वो गिरी थी उस दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी था। और अगर दूसरा रीज़न जाना जाए तो इसरो को बनाने में जो कंट्रीब्यूशन है जवाहरलाल नेहरू का वो अतुलनीय है। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, अगर आपको देखना है तो आप एक वेब सीरीज़ देख सकते हैं, जो कि आज के समय में क्योंकि लोग पढ़ते कम हैं और देखने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो आप रॉकेट बॉयज़ वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि कितना बड़ा रोल था जवाहरलाल नेहरू का। और जितने भी मिशंस हैं अभी जो हम जिसकी सफलता जो है पॉलिटिकल जितने भी ले रहे हैं आने वाले बाद के पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर्स, अगर उसका सही क्रेडिट किसी को जाता है तो वो जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने उस समय जब इस रिसोर्सेज इतने कम थे, इस तरीके से इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को सपोर्ट किया कम रिसोर्सेज में भी। तो शुरू करते हैं अब आर्टिकल जवाहर स्थल वाला कि कैसे नाम रखा जाता है बेसिकली। तो रिसेंटली जो तीनों के नाम रख दिए गए हैं, उसके बाद हम एक प्रोसेस होती है जो कि आप अपने नाम इनफॉर्मली दे सकते हैं, और बाद में जो है उसे कौन ऑफिशियल स्टेटस देता है, IAU। IAU क्या है, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहलाता है। ये कब फाउंड हुआ था, 1919 में बना था। इंडिया के अलावा 92 कंट्रीज़ है। इसका मिशन क्या है, मिशन इज़ टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी in all its aspects, including research, communication and education, etc. through international cooperation। तो बेसिकली इनका मिशन है कि जो साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी है उसको प्रमोट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको सेफगार्ड किया जाए थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है ये बेसिकली इसमें जो मेंबर होते हैं, इट्स एन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर नेशन। इट हैज़ बीन द आर्बिटर ऑफ प्लानिटरी एंड सैटेलाइट नोमेनक्लेचर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1990। तो ये बेसिकली आर्बिटर है प्लानिटरी और सैटेलाइट नोमेनक्लेचर का। जब भी नोमेनक्लेचर रखना होता है तो बहुत सारे लोग अलग अलग नाम देते हैं और फाइनली डिसाइड IAU करता है जो ऑफिशियल नाम देता है। जो भी अभी नाम दिए गए हैं वो इनफॉर्मल नेम्स हैं, इस पे थप्पा कौन लगाएगा, IAU लगाएगा। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो आउटर स्पेस ट्रीटी है वो 1966 में आई थी। जब ये आई थी उस समय लूनर एक्सप्लोरेशन एकदम पीक पे था, और किस के बीच में कंपटीशन चल रहा था, USSR और US के बीच में। ठीक है, तो दोनों अपना अपना जो है लैंड करा रहे थे जिस जगह पे, वहाँ पर अपना अपना नाम दे रहे थे, इनफॉर्मली नेम दे रहे थे, जिसे बाद में ऑफिशियली किया गया किसके द्वारा, IAU के द्वारा। लेकिन जब ये इस समय जो है ये ट्रीटी बनाई गई और उस ट्रीटी में कहा गया कि आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल एप्रोप्रिएशन बाय क्लेम ऑफ सॉवरेनिटी बाय मीन्स ऑफ यूज़ और ऑक्यूपेशन ऑन एनी अदर मीन्स। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने नाम रख दिया तो वो जगह आपकी हो गई। नेशनल सॉवरेनिटी किसी मतलब आउटर स्पेस का जितना भी एरिया है वहाँ किसी भी नेशन का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। ना ही आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ना ही आप किसी जगह को यूज़ कर सकते हैं लेकिन साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस से, उसके अलावा किसी और पर्पस से नहीं कर सकते। और सॉवरेनिटी अपनी जो है जगह क्लेम नहीं कर सकते, लीगली वो जगह आपकी नहीं होगी। तो नाम रख देने से ये नहीं हो जाएगा कि ये हमारा एरिया हो गया। सिर्फ नाम रखते हैं क्योंकि एक सिग्निफिकेंस होता है कि भाई हमने ये कुछ अचीव किया है।
ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ नेमिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IAU, व्हेन द फर्स्ट इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट्स आर ऑब्टेन्ड, themes for naming features are chosen and names are proposed usually by the member of appropriate IAU task force. Anyone may suggest a name. ठीक है, तो जब भी कोई इमेज आती है प्लैनेट की किसी सैटेलाइट के थ्रू या फिर किसी सैटेलाइट की इमेज आती है तो लोग जो है नाम रखना शुरू कर देते हैं। तो IAU की एक टास्क फोर्स है, या तो वो नाम सजेस्ट करती है या फिर कोई भी मेंबर जो है उसका नाम सजेस्ट कर सकता है। नेम सक्सेसफुली रिव्यूड बाय अ टास्क फोर्स आर सबमिटेड टू वर्किंग ग्रुप फॉर प्लानिटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टास्क फोर्स होगी, टास्क फोर्स ने नाम सजेस्ट कर रिव्यू कर दिया और उसके बाद इसको किसको सबमिट कर दिया, वर्किंग ग्रुप प्लानिटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसको सब क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, विच अप्रूव्स देम थ्रू अ वोट अमॉन्ग इट्स मेंबर। इसके जो मेंबर होंगे वो अप्रूव करेगा अपने वोटिंग के थ्रू, और फिर वोटिंग के थ्रू वो फाइनली अप्रूव हो जाएगा। द नेम्स आर देन एंटर्ड इनटू द गेजेटर ऑफ प्लानिटरी नॉमेनक्लेचर, और फिर वो फाइनली ऑफिशियल हो जाएगा गेजेट, प्लानिटरी नॉमेनक्लेचर के गेजेट में। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे आर्टिकल का कि WGPS एंड डिसीजंस आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी इंटरनेशनल लॉ, बट दे हेल्प इस्टेब्लिश कन्वेंशन फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा WGPSN का जो डिसीज़न है वो इंटरनेशनल लॉ से एनफोर्स नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक कन्वेंशन है ताकि आसानी से इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व किए जा सके, है ना। एक अंडरस्टैंडिंग से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के नाम रखे जा सके, दैट्स इट। इसके बाद ये जो चाइना है उसने भी नाम दिया था, फिर ऑफिशियली वो 1 साल बाद जो है उसे IAU ने कंफर्म कर दिया। उसके अलावा IAU ने कुछ गाइडलाइंस भी दी है, जैसे कि नाम कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, पॉलिटिकल फिगर्स वाले नाम ज़्यादा ना हो, पॉलिटिकल कोई ऐसा इशू ना हो कि क्लेम कर रहे हैं कोई पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट वाला कोई नाम नहीं होना चाहिए, रिलीजियस सिग्निफिकेंस वाला नाम ना हो, ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू पे नाम नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये क्या है, इनकी गाइडलाइन है। अगर इंडिया के मून के नेम्स में देखें तो इंडिया ने पहला तो जवाहर स्थल जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर रखा था, चंद्रयान-1 मिशन का जो मून इम्पैक्ट प्रोब में रखा गया था। उसके बाद साराभाई क्रेटर रखा गया है जो कि इसरो के फर्स्ट चेयरमैन है विक्रम साराभाई, और कल्पना चावला के ऊपर भी चावला क्रेटर नाम रखा गया है। जो हमें इमेजेस मिली है उसके हिसाब से हमने इनफॉर्मल नाम दिए हुए हैं। तो ये तरीका होता है नेमिंग का, आपके मेंस के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं। IAU के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। IAU आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है, उसका मिशन, और ये लीगली जो है एनफोर्सेबल नहीं है। ये पॉइंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जो भी नाम रखे जाते हैं वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। दैट्स इट, समझ में आया? ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट दिल्ली समिट डिमॉन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप। एट दिल्ली समिट की बात कर रहा है, मतलब G20 समिट की बात कर रहा है जो कि 9 सितंबर 10 सितंबर को होने वाली है। उसमें डिमॉन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप मतलब इंडिया को, न्यू दिल्ली को डिमॉन्स्ट्रेट करने कह रहा है ये आर्टिकल कि क्लाइमेट लीडरशिप दिखाने की ज़रूरत है। बाद में डिटेल में बात करेंगे क्यों ज़रूरत है, लेकिन ये हिंदू में आया हुआ है और GS2 ऐसे वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर कर दिया है। अब बात करेंगे, सबसे पहले आर्टिकल शुरू करेंगे तो G20 के जो मेंबर हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स मैक्सिमम जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की। और अगर फॉसिल फ्यूल को प्रोड्यूस करने की बात करें तो वो भी G20 में ही मैक्सिमम जो है प्रोड्यूस हो रहा है, जितने मेंबर इंक्लूड हैं उसमें। लेकिन साथ ही में सभी लोगों ने नेट ज़ीरो का प्रॉमिस भी कर रखा है, प्लेज कर रखी है। कुछ कंट्रीज़ ने 2050 तक बोला है, किसी ने 2055 तक बोला है, किसी ने 2070 तक बोला है, जैसे कि इंडिया ने। तो नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है एक बार ये जान लेते हैं। नेट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है नेट उसका ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा ही नहीं, होगा, लेकिन सिंक करने वाली चीज़ें जैसे कि फॉरेस्ट, ओशियन जो एब्जॉर्व कर लेता है इस एमिशन को, वो जितना एब्जॉर्व करेगा हम उतना ही ग्रीन हाउस गैस एमिट करेंगे। तो टोटल नेट क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। इसको बोलते हैं नेट ज़ीरो। और नेट ज़ीरो के लिए अलग अलग प्लेज कर रखी है अलग अलग गवर्नमेंट ने, नेशनल कंट्रीज़ ने, ठीक है। तो सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं क्लाइमेट एम्बिशन के लिए, लेकिन G20 को अब यूनाइटेड होने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कि G20 शुड एक्ट एज अ यूनाइटेड ग्रुप दैट ड्राइव इट्स ओन कलेक्टिव क्लाइमेट एम्बिशन थ्रू कोलोबरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्पिटिशन। G20 को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है ताकि जो खुद का एक क्लाइमेट एम्बिशन, G20 का एक क्लाइमेट एम्बिशन होना चाहिए जिसको वो अचीव करना चाहे। कैसे अचीव करे, कोलोबरेशन करके,
कोऑपरेशन करके और साथ में कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन करके कि कौन पहले अचीव करेगा। इस बेसिकली फ्रेमवर्क में न्यू दिल्ली जो है क्या शो कर सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, अपनी लीडरशिप दिखा सकता है, ताकि सारी कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जा सके, एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके और जो क्लाइमेट एम्बिशन है उसको अचीव किया जा सके। तो ये समिट बहुत क्रूशियल क्यों है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी का क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो कि 20 सितंबर को होने वाला है, उसके पहले ही ये समिट हो रहा है। तो ये बेसिकली, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज COP28 है उसके पहले होने वाला है। तो इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है लीडरशिप दिखाने का। तो रिसेंटली अगर बात करें G20 मेंबर्स की, उन्होंने क्या दिखा है, कमिटमेंट टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइडेड 29% ऑफ देयर एनर्जी मिक्स इन 2021। मतलब अगर G20 का एनर्जी मिक्स देखें तो टोटल 100% में 29% एनर्जी रिन्यूएबल से आ रही है, रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, बाकी बची हुई जो है अदर सोर्सेज से आ रही है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। 2010 में अगर देखें तो ये 19% था, मतलब 10% बढ़ गया है। और इसमें लीडर कौन है, इंडिया है, बहुत बड़ा लीडर। अगर आप इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, इंडिया है। और बहुत तेज़ी से जो है अपना जो टारगेट है 50% ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय 2030 किस से करने चाहता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करना चाहता है इंस्टॉल करके। हम सोलर में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, हम ऑलरेडी लीडर हैं। तो और हमारे पास चांस है क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं G20 लीडरशिप दिखाने का, तो इंडिया को करना चाहिए। समझ में आया। अब 3 तरीके से हम लीडरशिप दिखा सकते हैं। किस किस तरीके से, दे विल नीड टू फोकस ऑन 3 एक्शन एरिया। बेसिकली इंडिया को या G20 मेंबर्स को 3 ऐसे एरिया हैं जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। पहला एरिया कौन सा है, फर्स्ट एट द नेशनल एंड द लोकल लेवल G20 कंट्रीज़ नीड टू इम्प्रूव देयर गवर्नेंस प्रोसेस फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। अगर आप जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो पहले जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के पहले ये समझ लीजिए कि हमें क्या ज़रूरत है कि लोकल और नेशनल लेवल पर सारी कंट्रीज़ को गवर्नेंस की जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि एनर्जी ट्रांजिशन क्या हो, जस्ट हो, फेयर हो, कोई पीछे ना रह जाए। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर ही लेते हैं पहले। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है, अ लो कार्बन ट्रांजिशन दैट इज़ फेयर, इंक्लूसिव, क्रिएट डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी एंड लीव्स नो वन बिहाइंड। तो ये ट्रांजिशन क्या है, जो कि लो कार्बन इंटेंसिव ट्रांजिशन है, जो कि फेयर होना चाहिए, सारे लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए और कोई पीछे नहीं रह जाना चाहिए। लेकिन अगर जैसे कि कोल पावर प्लांट को आप हटा रहे हैं और वहाँ पर सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को बेसिकली आप ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो सोलर में भी काम कर सकें। इस तरीके से जॉब रिप्लेस होनी चाहिए उसी जगह पर, ताकि लोग कोई भी पीछे ना रह जाए, और इसको बोलते हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि लोकल लेवल और नेशनल लेवल पर गवर्नेंस की जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि किसकी क्या पावर होगी, एक फ्रेमवर्क बनाया जाए कि कौन करेगा ये सब सारी चीज़ें, जो ट्रांजिशन है उसको डील या मैनेज कौन करेगा। अलग अलग मिनिस्ट्री जो है इन्वॉल्व होती है एनर्जी ट्रांजिशन में। जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात कर लीजिए, पावर मिनिस्ट्री क्या फोकस करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने पे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए उन्होंने कोल को सब्सिडी दे दी मान लो। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अलग काम कर रही है, वो सोलर एनर्जी को सब्सिडी दे रही है। तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये दोनों साथ मिलके काम करें तो क्या करेंगे, हम जो कोल है उस पर टैक्स लगाएंगे, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी काम करना चाहिए साथ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल क्या करेगी, कोल पे टैक्स लगाया जाएगा ताकि थोड़ा कोल महंगा हो, ठीक है, तभी तो ट्रांजिशन होगा आसानी से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि सिलोस बेस्ड अप्रोच ना हो, एक पर्टिकुलर गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि किस पे फोकस हो, इंक्लूसिव और इक्विटेबल रिजल्ट पे फोकस हो, और सिलोड वर्किंग को अवॉइड किया जाए। सिलोस बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, आइसोलेटेड अप्रोच होती है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं यूपीएससी में। जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो सिलोस बेस्ड नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, नहीं तो उल्टा इम्पैक्ट होता है। मान लो कि आप जो है क्या कर रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस हमने बढ़ा दिए, अब पेट्रोल के प्राइसेस हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बेसिकली पेट्रोल के प्राइस में सब्सिडी दे रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो और बढ़ेगी। तो सारी जो भी हम कर रहे हैं, सारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री,
जो भी हम ट्रांजिशन कर रहे हैं सारी मिनिस्ट्री का एक साथ इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया जाए कि सारी मिनिस्ट्रीज़ जो है बेसिकली क्या रहे, उसमें इन्वॉल्व रहे। दिस इंक्लूड्स क्लैरिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैंडेट्स बिटवीन मिनिस्ट्री एंड अक्रॉस गवर्नमेंट लेवल विद द गोल ऑफ हैविंग कोहेरेंट डिलीवरी प्लान्स दैट कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सारी मिनिस्ट्रीज़ के बीच में जो मैंडेट है वो क्लियर कट होना चाहिए कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। सारे लोगों का कॉपरेशन होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा क्या, जस्ट ट्रांजिशन करना। गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की सबसे पहले ज़रूरत है G20 कंट्रीज़ के बीच में। इसका एक एग्जांपल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने एक बेसिकली क्या किया है, प्रेसिडेंशियल क्लाइमेट कमीशन बनाया है जो कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप में जो है ये काम कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट है, स्टैट्यूटरी है। इसमें बेसिकली जो NGO है वो भी हैं और गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी हैं। तो ये पूरा फ्रेमवर्क डिसाइड करता है, देखता है। तो इस तरीके का फ्रेमवर्क जो है इंडिया और बाकी G20 भी कंट्रीज़ बना सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम G20 का। जो सेकंड पॉइंट है जो करने की ज़रूरत है वो है कि इंडिया G20 प्रेसिडेंटशिप हैज़ एक्नॉलेज्ड G20 शुड सी दिस ट्रांजिशन एज अ टू वे टू डाइवर्सिफाई G20 मेंबर इकोनॉमीज टू एंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, livelihoods and public revenue streams. International financial institutions have played a critical role to play by aligning their investment and risk taking to rapidly deploy vast amount of renewable energy at grid infrastructure and to target support to energy efficiency and very low carbon industrial technology. तो सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह का रोल अदा कर सकते हैं इस ट्रांजिशन में, ताकि डेवलपमेंट भी पीछे ना रह जाए, ताकि जो हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो तो हम करें, लेकिन हमारे कुछ लोग जॉब्स और डेवलपमेंट पीछे ना रह जाए। कुछ कंट्रीज़ हैं जो गरीब हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, उसमें IMF का रोल, वर्ल्ड बैंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये पैसे देंगे लो जो है इंटरेस्ट पे हमें पैसा जो है आसानी से मिल सकेगा ताकि हम ट्रांजिशन कर सकें। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, टारगेट सेट करना है कि कितना जो है ये कंट्रीज़ है इन्वेस्ट करेगी, कितना इनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इस तरीके के जो मैंडेट हैं इसको सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे, इसमें एग्जांपल दिया है कि लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन पाथवे पे हमें जाना है। स्टील प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा क्या करता है, कार्बन एमिशन करता है, CO2 एमिशन करता है। अगर हम ग्रीन स्टील प्रोडक्शन पाथवे पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, G20 countries representing 90% of global steel production and 80% of consumption have a pivotal role in advancing low carbon steel production by setting clear mandate of international financial institutions such as Multilateral Development Bank and International Climate Finance. They can drive investment in green steel transition within developing and emerging countries. तो बेसिकली अगर आप एग्जाम्पल इसने दिया है कि हमें क्या करना है, हमें स्टील प्रोडक्शन को ग्लोबली ग्रीन पाथवे पे लेके जाना है। ग्रीन पाथवे पे इसलिए लेके जा सकते हैं कि G20 कंट्रीज़ है जो कि 90% स्टील प्रोड्यूस करती है और 80% कंज्यूम करती है। तो ये सारी G20 कंट्रीज़ अब एक साथ बैठी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टीलेटरल बैंक्स हैं हम इसमें बेसिकली टारगेट सेट कर सकते हैं, मैंडेट दे सकते हैं कि आपको इतना फाइनेंस करना है, ताकि जो है किस सेक्टर में आपको बेसिकली ग्रीन स्टील सेक्टर में आपको क्या करना है, इतना इतना फाइनेंस करना है। आप डेवलपिंग कंट्रीज़, इमर्जिंग कंट्रीज़ को आप पैसा दीजिए ताकि उनका ट्रांजिशन हो सके। तो ये बेसिकली आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, G20 कंट्रीज़ टू ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट विड ऑल्सो एक्सेलरेट डीकार्बनाइजेशन ऑफ हार्ड टू अबेट सेक्टर सच एज स्टील एंड ग्रीन। इसके अलावा जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो क्या कर सकते हैं, हम जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं पूरे G20 गवर्नमेंट के, वो क्या करे, प्रोक्योरमेंट करे ग्रीन स्टील का। उससे जो है डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई भी जो है उसी हिसाब से बढ़ेगी। समझ में आए तो हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। तो जितनी भी प्रोसेस है हमारी क्लाइमेट एक्शन की, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए इसमें कहा गया है कि हमारे जो अभी जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क मैकेनिज़्म है, जैसे कि G20 एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप एंड द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, इस पे हम रिलाय कर सकते हैं, या फिर एक अलग से मैकेनिज़्म बना सकते हैं जिसमें डिस्क्लोजर किया जाए जितने भी एफर्ट्स हम लगा रहे हैं वो कितने अचीव हो रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन के। इसके साथ साथ ये भी एनकरेज करना चाहिए कि जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस कर रही है कंट्री वो कितना कर रही है, कितनी इन्फॉर्मेशन वो दे रही है और कब तक के वो अपने क्लाइमेट गोल्स हैं उस पर
आएगी उस पर उसको अचीव करने का प्लान करेगी, कैसे कैसे वो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन कम करेगी, कितना आने वाले समय में, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी देने की ज़रूरत है, एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। द रेस टू डिप्लॉय क्लीन एनर्जी फॉर ऑल, to decarbonize industry and to achieve a just and inclusive transition cannot be run alone। क्लीन एनर्जी को डिप्लॉय करने के लिए, डीकार्बनाइज करने के लिए इंडस्ट्री को और जस्ट ट्रांजिशन को अचीव करने के लिए सारी कंट्रीज़ को एक साथ काम करना पड़ेगा, अकेले नहीं किया जा सकता, इस आर्टिकल में कहा गया है। और इसके लिए ये 3 एक्शन जो बताए गए हैं उसमें G20 को इंश्योर करना पड़ेगा, इसको लेके और बताना पड़ेगा कि ये रेस जो है 100 मीटर नहीं है, इट्स अ रिले रेस, और हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज हैव क्लियरली शोन देयर इज सिंपली नो मोर टाइम टू वेस्ट। पिछले कुछ महीने में हमें डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स देखने मिले हैं क्लाइमेट चेंज के, और इसलिए तुरंत एक्ट करने की ज़रूरत है। न्यू दिल्ली को इसी समिट में अपनी लीडरशिप दिखाने की ज़रूरत है। अब कुछ पॉइंट है जो कि आपके प्री में आ सकते हैं, वो है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ये वर्ड यूज़ हुआ था तो इसको जानना ज़रूरी हो जाता है। ये लॉन्च हुआ था COP26 ग्लासगो में। किसने किया था? सपोर्ट ऑफ US, UK, EU, फ्रांस और जर्मनी, इन लोगों ने मिलके ये लॉन्च किया था। सेनेगल अभी चौथी कंट्री बनी है, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम के अलावा। इंडिया ने इसे साइन करने से मना कर दिया है। बेसिकली ये है क्या? मैकेनिज्म फॉर मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ टू सपोर्ट एन एनर्जी ट्रांजिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये बेसिकली एक मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है। ये पार्टनरशिप क्या है? मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। ये किसके बीच, कौन फाइनेंस करेगा इसे? डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंस करेगी। किसको करेगी फाइनेंस? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि क्या हो? एनर्जी जो ट्रांजिशन हो वो जस्ट और फेयर हो। समझ में आया? द एम टू रिड्यूस एमिशन इन एनर्जी सेक्टर एंड एक्सेलरेट कोल फेज आउट। बेसिकली कोल को धीरे धीरे फेज आउट करना है, और एनर्जी जो सेक्टर है उसमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करना है। ये मेन टारगेट है। इंडिया इसे साइन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कोल फेज आउट करने का एक अलग से जो है इंडिविजुअल कोल फेज आउट करने की बात की जा रही है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। तो इंडिया का कहना है कि आप अलग से कोल फेज आउट क्यों कर रहे हो, सारी चीज़ों को इंक्लूड करो। तो इसलिए इंडिया इसको साइन नहीं कर रहा है, इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया। इसके अलावा एक और पॉइंट था क्लाइमेट एक्शन समिट 2023 जो कि होने वाला है। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी इसे कंडक्ट कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर में होगा। इट एम्स टू एक्सेलरेट एक्शन बाय गवर्नमेंट, बिजनेस, फाइनेंस, लोकल अथॉरिटी एंड सिविल सोसाइटी। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी कन्वीनिंग क्लाइमेट एम्बिशन समिट। तो बेसिकली समिट 20 सितंबर को होने वाला है। इसकी बाकी डिटेल्स जब होगा तब अपने को मिल जाएगी। अभी अपने लिए इतना काफ़ी है कि ये सबमिट होने वाला है। दैट्स इट, ये हमारा आर्टिकल था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वाई वॉज द WFI सस्पेंडेड बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ये आर्टिकल वैसे तो उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बहुत सारी कोचिंग्स ने सजेस्ट किया है इस आर्टिकल को। उतना रेलेवेंट मुझे नहीं लग रहा है आपके प्री और मेंस के लिए, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाए, कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली कहानी है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो कि वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है फॉर स्पोर्ट हैज़ प्रोविजनली सस्पेंडेड द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्राइमरली फॉर नॉट कंडक्टिंग इट्स इलेक्शन ऑन टाइम। तो जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, जो कि बॉडी है गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट की, उसने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वहाँ जो इलेक्शन थे वो टाइम पे नहीं हो रहे थे। इसका क्या मतलब है? अब जितने भी कंपटीशन होंगे उसमें जो इंडियन रेसलर होंगे वो नेशनल फ्लैग को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर हमें मेडल मिलेगा तो अब नेशनल एंथम नहीं जो है सुनाई देगी, हमें नहीं बजाई जाएगी। तो बेसिकली अब वही हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट हुआ करता था, और जब भी कोई गोल्ड जीतता था तब हम बहुत खुश होते थे। बेसिकली ये इलेक्शंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि एज सम प्रोमिनेंट रेसलर ब्रॉट एलिगेशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट, इंटिमिडेशन, financial irregularities and administrative lapse against the then WFI President Brij Bhushan Saran Singh, the Sports Ministry asked the Federation Chief to step aside until an oversight committee completed its inquiry। ठीक है, तो क्या हुआ था अभी आपको पता होगा। रिसेंटली बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े अपने यहाँ के विनेश फोगाट हो गई, ठीक है, उसके अलावा बजरंग पुनिया हो गए, साक्षी मलिक हो गई, बड़े बड़े रेसलर जो बहुत मेडल जीते, जिनके मेडल जीतने पे हम बहुत ज़्यादा खुश थे। एकदम ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे इन लोग, और खूब जो है तालियां बज रही थी कि हमारे ये सुनहरे स्टार्स हैं, हमारे हीरो हैं। वही लोग आज जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ना उन्हें ट्विटर पे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, ना सरकार उनकी सुन रही है। वो अपने मेडल जो है गंगा नदी में बहा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
और बेसिकली ये हरासमेंट का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ये एक मैसेज भी सेंड कर रहा है कि एज अ सोसाइटी और पूरी दुनिया में भी नाम ख़राब हो रहा है, क्योंकि अब सस्पेंड भी हो गए हैं। ठीक है, तो हुआ ये है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी उन्होंने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जो कि अपनी रिपोर्ट देगी। ओवरसाइट कमेटी किसने हेड किया, मैरी कॉम ने हेड किया। ओवरसाइट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक तो नहीं की है, लेकिन तब तक के लिए जो बृजभूषण सिंह हैं, जो कि इसके चेयरमैन थे WFI के, उनको हटा दिया गया। अब दोबारा जो है इलेक्शन कराने की बात की जा रही है, जो कि ओवरसाइट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है। अब इलेक्शन होने की बात थी, तो जो इंडिया की ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने एक कमेटी सेटअप की, एडॉक कमेटी, जो अभी पूरा कार्यभार संभालेगी जब तक इलेक्शन नहीं होगा, और उसके बाद वो इलेक्शन कराएगी। तो इलेक्शन कराने का काम, मतलब डेट दी गई थी, लेकिन वो बार बार सस्पेंड हो रहे हैं। उसके कारण फिर जो बॉडी है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने, उन्होंने इंडिया को इंटीमेशन दिया था कि आप लोग क्या करें, जल्द से जल्द जो है इलेक्शन कराएं, लेकिन इंडिया नहीं करा पा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे लग गया और अनेक तरह की चीज़ें हो गई। तो इन सब चीज़ों के कारण इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है, जो हमारे जो रेसलर हैं वो बेसिकली चाहते हैं, जो ब्रजभूषण है उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वैसे तो वो ऑलरेडी 12 साल तक के रह चुके हैं इसके चेयरमैन, इसका मतलब आगे नहीं लड़ सकते चुनाव, लेकिन उनका कोई फैमिली मेम्बर ना चुनाव लड़े, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि उनको जो है बाहर किया जाए, उनके अगेंस्ट FIR की जाए। लेकिन अभी तक ये हो नहीं पा रही है, जो कि बहुत सॉरी स्टेट है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं हो पा रही है, और बेसिकली ये पॉलिटिकल इशू है, वोट बैंक का इशू है। बहुत कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, बहुत बड़ा होल्ड है, बहुत स्ट्रांग होल्ड है इनका यूपी में। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होने की संभावना भी है, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं। उसके बाद लेकिन बहुत चांसेस हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग जो है डिसीज़न लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ अच्छे डिसीज़न लिए जा सकते हैं। पर फिलहाल हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, और जो हमारे जो हीरो हैं, रेसलिंग हीरो, जो हमें सबसे ज़्यादा गोल्ड और ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल ओलंपिक्स में देते हैं, वो वापस जब भी जीते तो तिरंगा के नीचे जो है और एक नेशनल एंथम ज़रूर बजे, ये हम ज़रूर चाहेंगे। तो इसलिए एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए बहुत जल्द। ये हमारा आर्टिकल था, बहुत ही मतलब उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं था, ये लास्ट आर्टिकल था। इसके अलावा एक पॉइंट रह गया था, जो एगन सी है और ग्रीस और टर्की, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। एगन सी को लेके ये टर्की है, ये ग्रीस है, ये ईस्टर्न मेडिटेरियन है ना, जो मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है एगन सी। यहीं पर कन्फ्लिक्ट है, और यहीं पर टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट है, और एयर स्पेस का भी कन्फ्लिक्ट है। तो जब भी एगन सी डिस्प्यूट की बात की जाएगी किन किन कंट्री के बीच में, तो टर्की और ग्रीस लिखना है आंसर। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, एन्जॉय योर डे, थैंक यू।